हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम के लिए साइंस की एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं और यह 8th क्लास का बुक है। इससे पहले हम लोग 7th क्लास का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिए हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है और 6th क्लास का भी, तो आप जाकर देख लीजिए। तो आज हम लोग 9th क्लास का पहला चैप्टर शुरू करेंगे, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ग्रीष्मावकाश में पहेली एवं बूझो अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दरांती, बेलचा, हल इत्यादि। मैं जानना चाहता हूँ कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। जो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? आप जानते हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधों एवं जंतुओं या दोनों से प्राप्त करते हैं, क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। अतः हम अपने देश में इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं? भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। कृषि पद्धतियाँ। लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व तक मनुष्य घुमंतू थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं और अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके। इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। तो यह पॉइंट आपको याद रखना है कि जब किसी एक ही किस्म के पौधे किसी एक ही स्थान पर उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। इसके पहले यहाँ पर जो था बॉक्स में लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतू थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं एवं अन्य खाद्य फसलों का उत्पादित कर सके। इस प्रकार की कृषि प्रारंभ हुई। तो ये आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस 10,000 ईसा पूर्व यह जरूर याद रखना है, ठीक है। और इसमें फसल किसे कहते हैं? जब एक ही किस्म के किसी पौधे को एक स्थान पर उगाया जाता है बड़े पैमाने पर, तब उसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे कि अन्न, सब्जियां व फल। जिस मौसम में यह फल उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न हैं। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। वे इस प्रकार हैं। खरीफ फसल, वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसलें हैं। तो आप इसको बस याद रखिएगा यहाँ पर कि खरीफ फसल जो है कब उगाया जाता है? वर्षा ऋतु में, और यह वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक होता है। इसमें एग्जाम्पल याद रखिएगा, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसलें हैं, ठीक है। तो जो भी हम आपको मार्क करके बता रहे हैं उसको आपको ज़रूर याद रखना है।
और चाहे तो आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। रबी फसल यह शीत ऋतु में यानी अक्टूबर से मार्च तक में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसल कहलाती है। गेहूँ, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी फसल के उदाहरण हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती है। दालें और सब्जियां क्या है, ग्रीष्म में उगाई जाती है। तो आपको शीत ऋतु में याद रखना है, रबी फसल शीत ऋतु में अक्टूबर से मार्च तक। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां क्या है, ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आधारिक फसल पद्धतियाँ। धान को शीत ऋतु में नहीं उगाया जा सकता। धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप समसामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धति जो आगे दिया गया है। मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, भंडारण, तो ये सब तरीका दिया हुआ है। ठीक है, कि फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कृषि पद्धति जो आगे दिए गए, ये कृषि पद्धति दिया गया। ठीक है, मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई करना, खरपतवार से सुरक्षा करना, कटाई और भंडारण करना। ठीक है, चलिए पहला है मिट्टी तैयार करना। पहला था मिट्टी तैयार करना। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। ये जो चरण दिया हुआ है इसको आप याद भी रखिएगा। ठीक है, कि मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार सुरक्षा, कटाई, भंडारण। जो लोग खेती मतलब किए होंगे उनको तो पता होगा ये सब चीज़, लेकिन जो बहुत अर्बन एरिया से बिलोंग करते होंगे उन लोगों को शायद ये सब बात नहीं पता हो, याद रखिएगा। मिट्टी तैयार करना, पहला क्या है, मिट्टी तैयार करना। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। तो मिट्टी को क्या है, मिट्टी को पलटना, इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि की गहराई तक जा सकती है। मतलब इसको क्या कहते हैं, हल से तैयार किया जाता है, मतलब भुरभुरा किया जाता है मिट्टी को। ठीक है, तो वो आप याद रखिएगा। इससे जड़ें भूमि की गहराई तक जाती है। पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती है। तो मिट्टी को जो भुरभुरा बनाते हैं उससे क्या होता है कि वह जो मिट्टी के अंदर जो जड़ें धसी हुई होती है वह सही से श्वसन कर पाती है। पोली मिट्टी में भुरभुरी मिट्टी को कह रहे हैं। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक है। पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। यह जीव किसानों के मित्र हैं, क्योंकि यह मिट्टी को और पलट कर पोला करती है और ह्यूमस बनाती है। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निर्युक्त होते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक है। इसे उलटने, पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं। तो मिट्टी को क्या होता है, इधर उधर पलटने से क्या होता है कि वह ऊपर आ जाता है। ठीक है, और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना, पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिट्टी को उलटने, पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहलाती है। इसे हल चलाकर करते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी हो तो जुताई से पहले इसे
पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। तो मिट्टी का जो बड़ा बड़ा ढेला होता है उसको फिर तोड़ा जाता है, ठीक है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेतों को समतल करना आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। पाटल कैसा होता है? ऐसे लंबा लंबा इस तरीके का होता है और इसको बैल चला रहा होता है, इस पे कोई आदमी खड़ा हो जाता है, ठीक है। यहाँ आदमी खड़ा हो जाता है जिससे इस पे भार पड़ता है और वह मिट्टी में चलाया जाता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है, जिससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया। पहला क्या था? मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करने के लिए क्या ज़रूरी है कि आप मिट्टी को भुरभुरा बनाएं, मिट्टी को अलटना पलटना, पोला बनाना, ये सब ज़रूरी है। और यह क्यों करना ज़रूरी है? ताकि जो जड़ है वह गहराई में धंसे, और गहराई में धंसने के बाद उसमें वायु, खनिज और ये सब जो भी चीज़ है, मतलब श्वसन करने के लिए सहायक होता है। जो जड़ें ज़मीन के अंदर धंसी रहती है। उसके बाद इसमें जो पोला किया हुआ मिट्टी रहता है उसमें केचुआ सूक्ष्म जीव वृद्धि करने में सहायता होता है। उसके बाद मिट्टी को अलट पलट किया क्यों जाता है? क्योंकि मिट्टी के अंदर बहुत सारा क्या होता है, सूक्ष्म खनिज और ये सब चीज़, खनिज पदार्थ होते हैं, तो वो ऊपर की ओर आ जाता है उससे पलटने से। ठीक है, आगे फिर क्या कहता है? यह जो उलटना पलटना है इसको जुताई करना कहते हैं। उसके बाद फिर जुताई करते समय कभी कभी इसमें पानी देने का ज़रूरत पड़ सकता है। पानी देने का ज़रूरत पड़ सकता है उसके, क्योंकि बहुत मतलब सूखा हो सकता है खेत, ठीक है। बड़े बड़े ढेले हो सकते हैं, उसको पाटल से उसको तोड़ना होता है और फिर उसको समतल करना होता है, ठीक है। कभी कभी उसमें खाद भी डाल देते हैं, जिससे खाद जो होता है मिट्टी में भली भांति मिल जाए। चलिए अब देखते हैं कृषि औजार। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर की इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। हल। प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता रहा है। यह औजार लकड़ी का बना होता है, जिससे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूती तिकोनी पत्ती होती है, जिसे फाल कहते हैं। तो हल क्या होता है? जिसमें एक छोटा सा इस तरह का, अच्छा हम यहाँ पर बना हुआ है हल, वही दिखा देते हैं। ये देखिए, ये है हल, ठीक है। हल में इसको जो कहते हैं, इस पार्ट को क्या कहते हैं? फाल कहते हैं, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? ये लंबा सा जो है उसको हल सेफ्ट कहते हैं। तो याद रखिएगा, ये हल किसको कहते हैं और हल सेफ्ट किसको कहते हैं, सॉरी फाल किसको कहते हैं और हल सेफ्ट किसको कहते हैं। हल का मुख्य भाग जो लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसे हल सेफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है, जैसे बैलों के गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी की हल की जगह ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कुदाली तो आप लोग जानते ही हैं, खैर पढ़ लेते हैं। यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। मिट्टी को पोला करना मतलब उखाड़ देना, मतलब थोड़ा तोड़ फोड़ कर देना उसमें। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है, जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुट्ठी प्लेट लगी होती है, जो ब्लेड की तरह कार्य करता है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। तो यह देख लीजिए, यह इस तरह का है, यहाँ फोटो भी दिखाया आपको। इससे क्या होता है? इससे मिट्टी खुरेचा जाता है, मुट्ठी प्लेट कहते हैं इसको। ये छड़ है, ये हैंडल है, ठीक है, जिसको पकड़ा जाता है इस तरीके से, ठीक है। अब कल्टीवेटर क्या होता है? आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से किया जाता है। ये कल्टीवेटर आप लोग देखे होंगे, इस तरह का ट्रैक्टर जो रहता है, ठीक है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देते हैं।
किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देते हैं। बीजों का चयन, तो बुआई क्या होता है, जो वही बीज का छिड़काव जो होता है, छिड़कना होता है, उसके बाद उसको उसी को बुआई कहते हैं। चलिए, बीजों का चयन यहाँ पर देख लेते हैं। एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीजों को एक बर्तन में रखकर उसमें कुछ पानी डाल रही थी। कुछ मिनट पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे। जो पानी के ऊपर तैरने लगता है वो खराब बीज होता है, ठीक है। एक बीकर लेकर इसे पानी से आधा भरिए, इसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने डालकर भली भांति हिलाइए, कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए। कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं। जो बीज पानी में बैठ जाता है वे हल्के या भारी हैं। हल्के हैं या भारी हैं। जो बैठ गया वो तो भारी होगा। क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं। तो जो बीज हल्का हो गया इसका मतलब वो उसमें खोखला हो गया, अंदर से खोल हो गया और इस कारण हल्के होते हैं, अतः इस जल पर तैरने लगते हैं। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की यह एक अच्छी विधि है। बुआई से पहले बीज बोने के औजार के बारे में जानना आवश्यक है। परंपरागत औजार, परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइप से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर कीप बनाया गया है। ये कीप देख लीजिए, इसमें डाला जाता है जो अनाज रहता है, बीज, ठीक है। और यह एक लंबा पाइप है जो कि मिट्टी के एकदम अंदर जाकर उसको बो देता है, ठीक है। तो यह पारंपरिक तरीका है। आगे दूसरा तरीका है, यहाँ पर देख लीजिए, सीड ड्रिल है। सीड ड्रिल से कैसे बोते हैं? आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। सीड ड्रिल से क्या होता है, उसको उखाड़ते चलते हैं और अंदर बोते चलते हैं। उसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक दिए जाए, जिससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाया जाने से रोका जा सके। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने के समय एवं श्रम दोनों ही बचत होती है। तो जब आप सीड ड्रिल को देखेंगे तो यह खुरेदते जाता है और उसके बाद उसको ढकता भी जाता है, ठीक है, मिट्टी को, ताकि बीज उसमें गिर जाए और उसके बाद मिट्टी को ढक दिया जाए ताकि जो पक्षी हो उस बीज को खा ना जाए, ठीक है। मेरे विद्यालय के समीप एक पौधाशाला यानी नर्सरी है। मैंने देखा है कि पौधे छोटे छोटे थैलों में रखे हैं। वे इस प्रकार क्यों रखे गए हैं? धान जैसे कुछ पौधों के बीजों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है। पौध तैयार हो जाने पर उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित कर देते हैं। मतलब धान जो होता है, ये कुछ वन्य पौधे एवं पुष्पी पौधे भी पौधशाला में उगाए जाते हैं। देखिए, धान जो कैसे उगाया जाता है, पहले कुछ एरिया में, मान लीजिए कि इतना बड़ा खेत है तो इतने से एरिया में पहले धान को उगाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद वहीं से जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो वहाँ से उखाड़ कर फिर पूरे खेत में लगाया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो कुछ पौधों के भी इसी तरह लगाया जाता है जैसे धान की खेती करते हैं। पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के उचित दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी कि पौधा अधिक घना ना हो जाए, इसलिए इसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा दूरी पर उसको लगाया जाए। इससे पौधों का सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। तो एक ही जगह पर अगर बहुत घना तरीका से हो जाएगा तो उसको पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधे को निकाल कर हटा दिया जाता है। तो ज़्यादा अगर घनापन हो गया तो कुछ पौधों को निकाल कर फेंक दिया जाता है, ठीक है, या फेंका नहीं जाता तो अलग जगह पर लगा दिया जाता है। खाद एवं उर्वरक मिलाना, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। मतलब जो चीज़, मान लीजिए कि मिट्टी में कुछ चीज़ कमी हो गया है, नाइट्रोजन, फास्फोरस जो भी, तो उसको मिट्टी में मिलाया जाता है, उसी को खाद या उर्वरक कहते हैं।
मैंने एक खेत में उगने वाली स्वस्थ फसल पौधों को देखा, जबकि पास के खेत में पौधे कमज़ोर थे। कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरह क्यों उगते हैं? क्योंकि वहाँ पर खनिज पदार्थ उसको बहुत आराम से मिल जाता है। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होगा, मतलब एक के बाद एक अगर आप कुछ ना कुछ बीज लगाते रहिएगा तो उससे क्या होगा, पोषक तत्व खत्म हो जाएगा। फसलों को लगातार उगने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान अपने खेतों में क्या करता है, खाद डालता है। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते जाते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। आप कक्षा 6ठी में वर्मी कंपोस्ट एवं केचुए द्वारा खाद तैयार करने के विषय में पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए। इनमें से एक ही आकार वाले 3 नवोद्भिद छांट लीजिए। अब 3 ग्लास अथवा ऐसे ही पात्र लीजिए। इन पर ABC निशान लगाइए। ग्लास ए में थोड़ी सी मिट्टी लेकर इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाइए। ग्लास बी में समान मात्रा में मिट्टी लेकर उसमें थोड़ा सा यूरिया मिलाइए। ठीक है, ग्लास ए में क्या करना है, थोड़ा सा गोबर का खाद मिलाना है और ग्लास बी में यूरिया मिलाना है। ग्लास सी में कुछ मिट्टी लीजिए बिना कुछ मिलाए। ग्लास सी में क्या करना है, कुछ नहीं मिलाना है। एक में खाद में थोड़ा गोबर मिलाना है, एक में यूरिया मिलाना है, सी में कुछ नहीं मिलाना है। ठीक है, अब इसमें पानी की समान मात्रा डालकर सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। प्रतिदिन पानी देते रहिए। 7 से 8 दिनों बाद उनकी वृद्धि को नोट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं ए में क्या था, गोबर दिए हुए थे, तो देखिए थोड़ा बहुत उगा हुआ है। उसके बाद बी में क्या है कि यूरिया दिए थे तो ज़्यादा उसमें देखिए ग्रोथ ज़्यादा हुआ है। सी में बिल्कुल भी नहीं हुआ, कुछ नहीं दिए थे। चलिए आगे देखते हैं। क्या तीनों गिलासों में पौधों में वृद्धि की गति एक समान है? किस गिलास में पौधों की वृद्धि बेहतर है? तो बी में बेहतर था, यूरिया वाला में। किस गिलास के पौधे में वृद्धि सबसे अधिक है? उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। वे खाद से कैसे भिन्न है? उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, NPK यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। तो आप इसको याद रखिएगा कि उर्वरक के कौन कौन से उदाहरण हैं। यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, NPK। ठीक है, तो इसको पूरा याद रखिएगा, मार्क कर दिए हैं। इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है, परंतु उर्वरकों के अधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आई है। तो क्या हुआ है, मिट्टी की उर्वरता में, मतलब उर्वरक का बहुत ज़्यादा यूज़ करने से क्या हुआ कि मिट्टी की उर्वरता में कमी आई है। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत है, यानी जल में जो हुआ बह के जाएगा तो उससे जल भी प्रदूषित होगा। अतः मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। कौन सा खाद का उपयोग करना चाहिए? जैविक खाद का। ठीक है, अथवा 2 फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। जब 2 फसल लगाने के बीच में कुछ समय के लिए खेत को क्या होना चाहिए, कुछ नहीं लगाना चाहिए, बंजर छोड़ देना चाहिए। इससे क्या होगा कि वह उसमें जितना भी पोषक तत्व आना होगा वह आ जाएगा। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी में सभी
पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। ठीक है, पहला तरीका तो क्या है, उर्वरक डाल दीजिए तो उसमें पोषक तत्व आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि फसल चक्रण, यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगा कर किया जा सकता है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता था। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। पहली कक्षाओं में आप राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में पढ़ चुके हैं। यह फलीदार यानी लेग्यूमिनस यानी जितना भी फलीदार जो होता है, मतलब उत्तर भारत में क्या किया गया, यहाँ पर आप याद रखिए कि पहले कोई फलीदार चारा उगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद गेहूं का उत्पादन, तो इससे होगा क्या, नाइट्रोजन का उत्पादन हो जाएगा। फलीदार मतलब क्या होता है, जो भी दाल टाइप का जो भी चीज़ है, कोई भी दाल, चना मूंग कुछ भी, कोई भी दाल जो होता है, तो दालों में नाइट्रोजन होता है। ठीक है, तो जब आप दाल उगाएंगे तो दालों में नाइट्रोजन होगा, उससे मिट्टी को नाइट्रोजन, उस तरह का जो फलीदार जो चारा होता है उसके जड़ों में जो होता है राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है। ठीक है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। ठीक है, जिससे कि मिट्टी में बहुत सारा नाइट्रोजन आ जाता है। उसके बाद जब आप गेहूं उगाएंगे तो इस तरीके से गेहूं का फसल भी अच्छा होगा। तो यह फलीदार लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाया जाता है। यानी कि यह राइजोबियम नाम का जो बैक्टीरिया है वह कहाँ पाया जाता है, फलीदार जो पौधे होते हैं उसकी जड़ों में पाया जाता है। ठीक है, और वह नाइट्रोजन वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, उर्वरक एवं खाद में अंतर देखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा शायद। ठीक है, उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधे के अवशिष्ट के विघटन से प्राप्त होता है। ठीक है, तो खाद क्या है, गोबर है या पौधे द्वारा विघटन से उत्पन्न है। उर्वरक क्या है, मानव निर्मित है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। खाद का उत्पादन कहाँ होता है, खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। उर्वरक से मिट्टी को क्या होता है, ह्यूमस नहीं प्राप्त होता है। जबकि जब आप गोबर डालते हैं या सूखी पत्तियाँ, चारा, ये सब जब डालते हैं तो इससे क्या होता है, ह्यूमस प्राप्त होता है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। तो हम लोग जब ABC में जब उगाए थे तो हम देखे थे कि A वाला में कम हुआ था क्योंकि उसमें गोबर डाले थे, तो गोबर में पोषक तत्व थोड़ा कम होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे देखने से पहले ये लंबा चैप्टर है तो इसको कवर करने में भी टाइम लगेगा, तो हम लोग इसको नेक्स्ट पार्ट में भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक ही पार्ट में ज़्यादा हो जाएगा, 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा, और तो हम लोग इसको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े, लगभग 10,000 साल पहले मनुष्य क्या हुआ था, घुमंतु थे। तो यहाँ 10,000 ईस्वी पूर्व तक। उसके बाद वह एक जगह से दूसरी जगह पर भोजन तथा आवास की खोज करते रहते थे। फसल किसको कहते हैं, एक ही जगह पर जब एक ही किस्म का पौधा बहुत सारा उगाया जाता है उसको फसल कहते हैं। खरीफ फसल क्या होता है, जिसको वर्षा ऋतु में लगाया जाता है। वर्षा ऋतु कब होता है, जून से लेकर सितंबर तक। वर्षा ऋतु में जून से सितंबर। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसल है। रबी फसल शीत ऋतु में उगाया जाता है, अक्टूबर से मार्च तक। गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी, अरबी ये उदाहरण है। ठीक है, कई दालें और सब्जियां जो होती है ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती है। चलिए आगे, कृषि पद्धतियाँ क्या होती है। कृषि पद्धतियाँ ये जो है मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, भंडारण आदि। ठीक है, तो मिट्टी में क्या होता है, मिट्टी को उलटना पलटना, पोला बनाना, ये सब कार्य होता है। मिट्टी तैयार करने में यह सब काम किया जाता है। ठीक है, पोला क्यों बनाया जाता है, ताकि मिट्टी में जो जड़ें हो आसानी से मतलब अंदर तक जा सके और उसको श्वसन करने में भी सहायता हो। और नीचे मतलब कि पोला बना हुआ जो मिट्टी रहता है उसमें केचुआ, सूक्ष्म जीव भी अच्छे से वृद्धि करते हैं, जिसके कारण कि ह्यूमस बन पाता है। उसके बाद
खनिज उसको पोला क्यों किया जाता है या मिट्टी को उल्टा पलटा क्यों जाता है, क्योंकि मिट्टी में बहुत प्रकार का खनिज पदार्थ होता है। जब आप उसको उलटते पलटते हैं तो उससे मिट्टी में अच्छी तरीके से मिल जाता है पोषक तत्व, ठीक है। उसके बाद इसको इस क्रिया को क्या कहते हैं, जुताई करना कहते हैं। उसके बाद इसको समतल किया जाता है जुताई करने के बाद, कभी कभी उसमें उर्वरक भी डाले जाते हैं। कृषि औजार के बारे में देख लिए थे हम लोग, क्या था, हल था जिसमें एक फाल था, जिसको ये वाला पार्ट को फाल कहते थे, ये वाला पार्ट को फाल, इसको हल सेफ्ट कहते थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, एक सेकंड, कुदाली है, ठीक है। तो यह कुदाली है जिसमें मुट्ठी प्लेट लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कल्टीवेटर देखते हैं। कल्टीवेटर एक नया मतलब ट्रैक्टर होता है जिससे कि हल का काम किया जा सकता है। उसके बाद बुआई करना, बुआई में अच्छी गुणवत्ता वाला फसल को चुना जाता है, ठीक है। जो ऊपर तैरने लगता है यानी कि वह खोखला हो गया है उसको नहीं चुनते हैं, जो नीचे बैठ जाता है उसको यूज़ किया जाता है। पहले तो हम लोग बीज का जो बोने का तरीका होता था उसमें हम लोग क्या करते थे, परंपरागत औजार का यूज़ करते थे। इस तरह का कीप वाला औजार होता था, इस तरह का, ठीक है। लेकिन अब हम लोग इस तरीके का चीज़ को यूज़ करते हैं जो कि सीड ड्रिल कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे फिर इसमें क्या है, और तो कुछ नहीं है इसमें। हाँ, ये यहाँ पर याद रखिएगा, उर्वरक यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास और NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। उसके बाद तरीका क्या होता है कि एक फसल पहले फलीदार चारा लगाया जाए, उसके बाद फिर क्या किया जाए, गेहूं को लगाया जाए। फलीदार चारा लगाने से क्या होता है, उसके नीचे राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है। लेग्यूमिनस फलीदार चारा हो या लेग्यूमिनस पौधा हो, ठीक है, बात बराबर है। और वह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद इसमें खाद में हम लोग अंतर देख लिए थे। अब हम लोग आगे जो है इसको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।